अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहाब अफजल पब्लिक, जो इस्लामाबाद बैठते हैं और मुझसे स्क्रीन शेयर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हरमीत सिंह। तो पहले उनके पास चलते हैं और उनसे हालचाल पूछते हैं, उनके प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर बारिश की आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बारिशों का महीना ऐसा लग रहा है कि जिस तरह गर्मी थी, बड़ी तेज़ गर्मी थी, और लाहौर में पूरा हफ्ता जिस तरह गुजरा है, बड़े मज़े का भी गुजरा है वैसे। लेकिन फिर इस्लामाबाद की मैं बात करूं, रावलपिंडी दीगर इलाकों की, तो बड़ी कड़ाके की धूप और लोड शेडिंग ना हो। आप देखेंगे लोड शेडिंग जिस तरह हो रही है इस वक्त 10 से 12 घंटे तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में। अब तक कल रात को जो बिजली गई अभी तक नहीं आई है, तो आप अंदाज़ा लगा लें। लेकिन बारिश है तो इस वजह से मौसम जो है वो खुशगवार है, और ऐसा लग रहा है कि ईद तक, यानी ईद जो है वो भी खुशगवार गुजरेगी। और हरमीत, बारिश के अच्छे होने से और बारिश के बाद मौसम के अच्छे होने से और अच्छी खासी बारिश होने से, हाँ अलबत्ता मौसम भी अच्छा हो जाता है, मूड भी खुशगवार हो जाता है। लेकिन जो बारिश अभी लाहौर में हो रही है ना, जितनी शिद्दत से गर्मी पड़ी थी उतनी शिद्दत से बारिश भी मूसलाधार हो रही है। मतलब नशीबी इलाके इस वक्त ज़ेरे आब हैं। अगर आप अंडर पासेस की बात करें, मैंने लाहौर की मेन स्ट्रीम जो सड़कें हैं, जो शाहराएँ हैं, मैंने कभी उन पर इतना पानी नहीं देखा। ऑल दो कि बहुत सारी सड़कें ज़ेरे आब भी आ जाती हैं, लेकिन बहुत से मेन एरियाज़ ऐसे जैसे MM आलम रोड है, कम ही बारिश का पानी वहाँ खड़ा होता है। लेकिन चूँकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, अगर मैं बात करूँ रात से बारिश होने की, तो सुबह 5 बजे के बाद से ऑनवर्ड जो बारिश शुरू हुई, उसके बाद बारिश तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको पता है ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम है। दूसरा फिर बिजली नहीं आ रही। तीसरा फिर आज फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द मंडे। आपको पता है कि अगर हम ईद की बात करें तो ईद इज़ राउंड द कॉर्नर। तो ईद की तैयारियों के हवाले से यही 2 से 3 दिन है जब ढेर सारी तैयारियां करनी है। और एक और बात जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है कि इतनी मूसलाधार बारिश होने से मवेशी मंडियों का हाल बहुत बुरा हो जाता है हरमीत। ठेकेदार और वहाँ पर जो सूरत हाल है, जो बिल्कुल, एक तो वहाँ पे जो निज़ाम है, जाहिर बात है सब जितनी भी मवेशी मंडियाँ लगती हैं वो शहर से काफ़ी दूर लगती हैं, और फिर ऐसा इलाका उसके लिए चुना जाता है, एक ऐसी जगह उसके लिए चुनी जाती है जहाँ अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो वहाँ पे मवेशियों के लिए और जो व्यापारी और फिर जो ख़रीदार हैं उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, और जिस तरह फुटेज में ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, चाहे वो ट्रैफिक के हवाले से बात करें, कल मैं फुटेज मुख्तलिफ रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों के, दीगर मुख्तलिफ शहरों के मैं देख रहा था, जिसमें शाहराएँ, गलियाँ कूचे जो हैं वो डूबी नज़र आ रही थी। और इसी तरह लोग जो हैं, ख़ासकर ट्रैफिक, जो बाइक पे जाने वाले लोग हैं, गाड़ी में जाने वाले लोग हैं, तो उनके लिए भी मसाइल थे। जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी मसाइल थी। और लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जब भी इस किस्म की बारिशें आती हैं तो हमें रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं मिलती। लेकिन अभी तक जो है हम मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ रिपोर्ट से या मुख्तलिफ चीज़ें जो हमारे सामने आ रही है उसके मुताबिक अभी तक सिर्फ बारिशें, हल्की फुल्की बारिशें मुख्तलिफ इलाकों में हुई हैं जहाँ पे इस वक्त मौसम खुशगवार है। लेकिन लाहौर और दीगर शहरों की बात करें तो अमूमन हमने देखा कि जब भी पानी आता है फिर इतना ज़्यादा आ जाता है कि सब कुछ डूब जाता है। तो बस ये सूरत हाल फ़िलहाल ऐसी है कि लोग जो है वो, चूँकि आज ऑफिस जाने का दिन है और फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक है, और तो इस हवाले से जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब है कि बारिश जो है देर तक ऑफिस पहुँच रहे हैं लोग, और फिर लोड शेडिंग 6-6 घंटे मेन स्ट्रीम एरियाज़ में। और शहरों की हम बात करें वहाँ पर ये सूरत हाल है, तो देहात भी इस वक्त। और इंडिकेशन एक और बड़ी अहम चीज़ जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है कि महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है कि 30 जून से ऑनवर्ड जो स्पेल बारिशों का शुरू होगा। कहा तो 30 जून के बाद था, लेकिन ईद से पहले ही अगर हम 25 और 26 जून की बात करें तो ये सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। और महकमे मौसमियात की जानिब, फ्लड एसोसिएशंस वगैरह की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस दफ़ा बारिशें पिछले साल की निस्बत भी ज़्यादा होंगी। तो खुदा ना खास्ता सैलाब का ख़तरा जो है वो भी उस तरह से ही जूं का तू बरकरार है। तो पिछले सैलाब की सूरत हाल जो है उससे अभी हम निकले नहीं हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स और आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अभी तक आ रहे हैं। तो इस दफ़ा की बारिशें जो हैं, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सब महफूज रहें, और सैलाब जैसी आफत से, कुदरती आफत से हमें बचाए रखें। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको पता है कि पूरे रन डाउन आपसे शेयर करने से पहले हम कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं जो कि ऑल दो आप देखते हैं, उन पर तबसरा भी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम भी उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। हरमीत पाजी, हमने इस बारे में बहुत ज़्यादा बात की है, और चूँकि आप रिप्रेजेंट करते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक को, अगर हम पूरी मीडिया इंडस्ट्री की बात करें तो सिख बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं आप, और आप जिस स्क्रीन पर बैठे हैं, जो आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उस स्क्रीन का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए हमेशा हमने इसके लिए आवाज़ उठाई है, और अपने बन से जो हो सकता है वो हम ज़रूर करते हैं। पेशावर में एक और वाक़या हुआ, पहले भी हमने कई दफ़ा इसको एड्रेस करके कंडेम करने की कोशिश की है, जहाँ पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक और सिख शहरी को जो है वो कत्ल कर दिया गया है।
और ये सिख शहरी जो कत्ल हुआ है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं बहुत जज्बाती हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ जब अपनी इस कम्युनिटी को देखता हूँ जो पुरअमन है, जो पुरअमन सदियों से यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रही है, जिसके पास ऑप्शन था जाने के लिए लेकिन वो नहीं गए। उनको जिन्ना साहब के कौल फैल पर यकीन था कि जो पाकिस्तान वो बना रहे हैं वो सबके लिए महफूज होगा, चाहे वो मुसलमान हो या सिख हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सिर्फ 2022 से 23 तक जो मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें से मैं शुरू हो जाता हूं। सतनाम सिंह को कत्ल किया गया रमजान के महीने में, फिर पादरी विलियम को कत्ल किया गया, काशिफ मसीह को कत्ल किया गया, कुलजीत सिंह, रंजीत सिंह को कत्ल किया गया, फिर आपने देखा दयाल सिंह को कत्ल बेदर्दी से कत्ल, त्रिलोक सिंह को गोली मारी गई और फिर उसी 24 घंटे में मनमोहन सिंह को कत्ल किया गया। आप अंदाजा लगा लें कि ये कत्लेआम, ये तकलीफ और ये जनाजे जो हैं हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं वो अपने कंधों पर उठा रहे हैं। और सबसे जो बेहसी का आलम है वो ये है कि पुलिस आती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मुज़म्मती बयानात जारी होते हैं हुकूमत की जानिब से और फिर कहा जाता है कि अब हम पकड़ लेंगे, लेकिन वही नामालूम अफराद ताकतवर से ताकतवर होते चले जा रहे हैं। वही पुलिस के वही FIR दर्ज हो जाती है, FIR को किसी को दिया जाता है, ना कोई अमल दरामद हो जाता है। आप अंदाज़ा लगा लें कि जब त्रिलोक सिंह पर हमला हुआ जुमे के दिन, सैटरडे के दिन दूसरे को कत्ल किया जा रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। इससे और इंसाफ पर और कितने सवालात उठेंगे कि मनमोहन सिंह के वालिद साहब के पास जब CCPO पेशावर गए और कहा कि FIR दर्ज कराओ तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना यह था कि किसको आपने इंसाफ दिया, अभी तक कौन से सिख को आपने इंसाफ दिया है? अभी तो सारे जनाजे जब हमने उठाए हम तो इंसाफ के मुंतजर थे, कोई नामालूम फर्द आपने पकड़ा है। यानी मैं तो समझता हूं कि 9.5 मई में जो लोग आपने पकड़े, चुन चुन के आप लोग ने लोगों को पकड़ा है, तो फिर क्या ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है? क्या पाकिस्तानी टैक्स पेयर नहीं है? क्या पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे हैं? तो आप इनको अकलियत समझ कर क्या आप इनके खिलाफ जो है ना उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती, ना उनको पकड़ा जाता है। मैं अपने नुमाइंदगान की बात करूं, अभी तक कोई मिनिस्टर जो है उसने मुज़म्मती बयान जारी नहीं किया है। 2 सिखों पर हमला हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। रियासत का ये आलम है कि यहाँ पे पुलिस पकड़ धकड़ में पड़ी है, सियासी जमात को जेर ज़मीन लगाने के लिए वो ज़्यादा इस वक्त एक्टिव तो है, लेकिन शहरियों को, पाकिस्तानी शहरियों को महफूज बनाने के लिए वो हमें कहीं एक्टिव नज़र नहीं आती। तो सवालात तो बहुत सारे हैं, सवालात होंगे। इस वक्त आप देखें इंटरनेशनल मीडिया में क्या तासुर जा रहा है, किस किस्म का चेहरा जा रहा है कि पाकिस्तान अब अक़लियतों के लिए महफूज नहीं। हम कितना बोलेंगे? 14 अगस्त के दिन के झंडा उठा के या इधर से पेड रोल पे जो सिख काम कर रहे हैं उनसे झंडा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के उनसे सिर्फ यही बयान जारी करेंगे? क्या इनको तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो मैं तो बड़ा परेशान हूँ। मैं जिन हालात में कल मेरी मुलाकात गुरुद्वारा पंजे साहब में कुछ सिखों से हुई है, उनका ये कहना था कि हम जाते हुए ये डरते हैं, ये खौफ का ये आलम है कि हम सुबह जब जाते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या शाम को वापस जिंदा सलामत लौट के हम अपने बच्चों के हमरा बैठेंगे, खाना खा सकेंगे या उनसे मिलेंगे। ये हर सिख की यही सोच पड़ी है, क्योंकि रियासत कहीं और सम पड़ी है। जो बड़े हैं यहाँ पे वो दुबई लंदन में जाके अपने बच्चों को का जो मुस्तकबिल है उसको महफूज बनाने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि जो पाकिस्तानी शहर हैं उनका कोई ना उनका कोई पूछने को तैयार है, ना उनको इंसाफ दिलाने को तैयार है, ना उनको महफूज या उनका मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए कोई प्लानिंग है। हरमीत, मैंने इस प्रोग्राम के आगाज़ में जब ये आप पे थ्रो किया तो मैंने उसी वक्त कहा कि आपसे बेहतर सिख बरादरी को कोई पूरे इस मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। लेकिन आपने जब भी मुश्किल, जब भी परेशानी, जब भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, हमने बाकायदा हिस्ट्री के साथ, प्रूफ के साथ उसको साबित करने की कोशिश की है कि मनमोहन सिंह तक, पहले नाम से लेके मनमोहन सिंह तक आप आते हैं, आप जगह को देखते हैं, आप शवाहिद इकट्ठे करते हैं, आप चलते बनते हैं, आप उसकी ये जो नामालूम अफराद है जिन्होंने फायरिंग की है, क्या हर दफ़ा ये नामालूम अफराद ही आकर फायरिंग कर देते हैं? क्या हर दफ़ा ये नामालूम अफराद को डायग्नोस करने के लिए कि नामालूम अफराद है कौन? अगर सिख बरादरी की बात की जाए तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है। कनाडा में अगर देखा जाए तो सिख बरादरी को जिस तरह से एक बाकायदा कम्युनिटी के तौर पर ना सिर्फ एक्सेप्ट किया गया है बल्कि उनके हकूक और उनकी हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मा भी वहाँ की हुकूमत ने लिया है। हम देखते हैं कि सिख बरादरी पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ बसती है किस तरह से वो खुद को और अपनी सकाफत को या अपने आप को या अपने मज़हब को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमारे तो झंडे में बाकायदा आपका पूरा का पूरा हिस्सा है, सफ़ेद रंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटीज़ को, अक़लियती बरादरी को, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई भाई हों। आपने मिलजुल
मिलजुल के रहना है। अगर इस्लाम के रूह से देखा जाए तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और अगर शरीयत के एतबार से देखा जाए तब भी आप पता है कि अगर आप अहले किताब हैं या आपका ताल्लुक किसी और मजहब से है तो आप पर ये आयद है, आप पर ये फ़र्ज़ है कि आप उनके हकूक़ को पामाल ना करें, आप उनकी जान की हिफाजत करें। हुक्मरानों से इस बारे में सवाल किया जाएगा और उसके बाद फिर हम अगले सेगमेंट में जाऊंगे। सिर्फ यही गिला है मेरा, यही शिकवा है कि यही पेशावर की कड़कती धूप में लोगों को ठंडा पानी पिला रहे थे। जब रमज़ान का महीना होता है तो भूखों को खाना खिलाते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ और सिर्फ गोली मिलती है, उनको मार दिया जाता है। कोई पता नहीं। वहाँ मेरी बहनें हैं, वो रोती हैं, उनके बच्चे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या किस किस्म की सिचुएशन है। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। आज जितनी स्टोरी मेरे सामने आ रही है मैं तकलीफ में हूँ, क्योंकि मैं उन बहनों को देखता हूँ, उन बच्चों को देखता हूँ, उनका सहारा उनसे छीन लिया जाता है। कोई पूछ नहीं है, सिर्फ मजम्मती बयान से क्या होगा। अफसोस तो मुझे ये करना पड़ रहा है कि इस वक्त अगर आप देखें कि सिख प्रबंधक कमेटी के जो पेड सिख हैं उनकी जानिब से अभी तक कोई मजम्मती बयान नहीं जारी किया गया, ना किसी ने एहतजाज रिकॉर्ड किए। हुकूमत की जानिब से सिर्फ प्रोटोकॉल लिया जा रहा है। उनको गाड़ियां दी गई हैं, गुरुद्वारों के फंडिंग को कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ अपने पॉकेट में डालना है, सिर्फ उनको यही आता है। बाकी उन्होंने कभी किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो यकीन माने मेरे से बड़ा मुश्किल है मैं इस पे बात करना। जो चीज़ें मैंने देखी और जो मेरे लोगों से बात हो रही है वो बड़ी तकलीफदेह है। हरमीत, आप बिल्कुल ठीक हैं, और इस मुश्किल वक्त में यकीनन हम भी आपके साथ हैं। और इस पूरी कौम में दर्द दिल रखने वाले हमारे हुक्मरान जो कि इस बात को सोचते नहीं हैं या इस बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाते, उनके हाथ में पावर और अथॉरिटी होने के बावजूद भी वो इस बारे में अब तक कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस बारे में उनसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह पाक जो है उनके घराने और उनके घर में बसने वाले उनके घर के अफराद, उनके अहलो अयाल जो है उन्हें सब्र जमील अता फरमाए और इस मुल्क में उनकी जान की हिफाजत करे। और हमारे हुक्मरान जो है, हमारी अपील है इस गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से कि खुदारा इस चीज़ पे नज़र सानी करें और कुछ नहीं तो उनके ख़ानदानों को जो है वो इंसाफ ज़रूर दिलाए। और आइंदा के लिए सिख बरादरी या कोई भी और मज़हब जो पाकिस्तान में बसता है उनकी हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह और अव्वलीन फ़रीज़ा है, जिसको अदा करने में कोई कोताही ना बरती जाए तो बेहतर होगा। हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। यकीनन प्रोग्राम में और भी चीज़ें हैं जो कि आपसे शेयर करनी है, और उन चीज़ों में आजकल के अगर हम दिनों की बात करें तो हम ईद की बात करते हैं, लेकिन ईद से पहले आप सब जानते हैं कि हज जो है वो अदा किया जाता है। ये हज का फ़रीज़ा अदा करने के लिए 16 लाख इस वक्त आज़मीन हज जो है पूरी दुनिया से 160 से ज़ायद ममालिक हैं जहाँ से तमाम आज़मीन हज जो हैं वो मक्का पहुँचे हैं। और अगर पाकिस्तान से बात की जाए तो 1,57,000 के करीब आज़मीन हज हैं जो कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह से ये पैकेजेस लेके जो है वो हज की अदायगी के लिए, इस फ़र्ज़ के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं। आपको पता है कि एहराम बांध के मक्का मुकरमा की तरफ इस सफ़र का आगाज़ किया जाता है, उसके बाद मिना जाया जाता है और मिना के बाद मैदान अरफात का अगला जो मुकाम होता है जिस पर एक दिन का क़याम होता है, और उसके बाद फिर ये सिलसिला आगे बढ़ निकलता है। और ये उसके बाद आखिर मैदान अरफात में जो खुतबा हज्जतुल विदा है उसको सुन के बाकायदा तौर पर जो है वो ईद की अनाउंसमेंट की जाती है। कुर्बानी का ये सिलसिला और तमाम आज़मीन हज जो पूरी दुनिया से मुस्लिम बरादरी जो है वो वहाँ पर आज इकट्ठी है। कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई अरबी नहीं, कोई अजमी नहीं, तमाम मुसल्ला के आगे बराबर हैं जो कि मांग रहे हैं मुस्लिम उम्मा की और इस पूरी दुनिया की जहाँ जहाँ इंसानियत बसती है, जहाँ जहाँ जो मज़हब बसते हैं उनकी कामयाबी के लिए, उनकी हुक्मरानी के लिए, उनकी खुशहाली के लिए। सुहा, अगर हम बात करें ख़ास इस मौके का इंतज़ार होता है, जितने भी मुसलमान भाई हमारे उनको इंतज़ार होता है कि वो जाएं और इस पाक सरज़मीन पर जाके माथा टेक के सजदा करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। और फिर हम सहूलियात की बात करें तो सऊदी अरब गवर्नमेंट की जानिब से कोशिश हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा की जाती है कि इन तमाम तर जितने भी हाजी आते हैं, जितने मुख्तलिफ़ ममालिक से आते हैं, उनको तमाम तर वो प्रोटोकॉल जो कोशिश एक रियासत की होती है वो दिए जाएं। और फिर हम देखते हैं कि क्योंकि ईद कुर्बान जब आती है तो यही एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं, ख़ासकर इंतज़ार होता है। अभी भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ गाँव देहात और शहरों में जितने भी हाजी वापस आएंगे तो उनके लिए भरपूर तैयारियाँ होती हैं, बड़े बड़े गेट सजाए जाते हैं, हार हाथों में पकड़े जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि इस अज़ीम हस्ती के इस अज़ीम सरज़मीन पर जाके वो सजदरेज़ हो के वो पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत के लिए दुआएं करें। और ये साल जो होता है, यानी ये दिन जब करीब आते हैं तो इसके लिए सब मुंतज़िर होते हैं। और जिसके कुरानदाज़ी में नाम आता है या उनके हिस्से में हज लिखा होता है तो फिर वो जो खुशी होती है
उसके जो जज्बात हैं वो मेरे ख्याल में बयान नहीं किए जा सकते, उससे महसूस किए जा सकते हैं। और रब के हजूर सजदा रेज़ होने का ये जो मकाम है जिसे हम मक्का मुकरमा कहते हैं, बड़ी तादाद में आज़मीन हज वहाँ जो मौजूद हैं। और अगर मक्का मुकरमा गवर्नमेंट की बात कीजिए तो हरमीत पाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस हवाले से खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। 9 से ज़ायद स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ पर ट्रेन्स चल रही हैं, और ट्रेन्स जो है वो 2 से 3 लाख आज़मीन हज को एक वक्त में एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुँचाती हैं। 20 से 22 हज़ार से ज़ायद बसें जो हैं उनको एक्टिव किया गया है, और इसके अलावा डेस्क बनाए गए हैं जहाँ पर शकायात समेत आपकी तमाम मॉनिटरिंग और इसके अलावा आपकी तमाम तर इंस्ट्रक्शंस जो आपको डायरेक्शंस चाहिए वो बताने के लिए वहाँ पर डेस्क एक्टिव हैं। तो इस वक्त जो आज़मीन हज हैं वो मौजूद है मक्का मुकरमा में। यकीनन इस चीज़ के लिए दुआ करें कि पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया में बसने वाले जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं वो खुश व खुरम रहे, और अल्लाह पाक उन्हें अपनी हिफाजत में और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हमने यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आप देखते रहिए, फिर हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो इंटरेस्टिंग और हैरान कुन खबरों का टाइम आ चुका है, और गुड मॉर्निंग पब्लिक में हम इस पूरे सेगमेंट को कहते हैं डेली डोज। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ द। तो आज का जो डेली डोज है उसमें सबसे पहले खबर हमने आपको काफ़ी ऊंची और लंबी खबर देनी है। वो इसलिए क्योंकि हमने एशिया का सबसे लंबा तरीन दरख्त जो है वो ढूंढ लिया है। खैर ढूंढा हमने तो नहीं, दरियाफ्त तो चाइनीज़ कंपनी ने की है, लेकिन उसका मकसद ये कि इससे पहले ये क्रेडिट जो है हरमीत वो मलेशिया के पास था। 350 या 335 फीट जो है वो लंबा ये दरख्त था, जो कि मलेशिया ने पहले दरियाफ्त किया और उसको ये रिकॉर्ड होल्ड किए रखा। लेकिन अब एशिया का पहला 335 फीट से ज़्यादा लंबा और 9.2 फीट कहा जा रहा है कि चौड़ा भी है, जो कि दरियाफ्त कर लिया गया है। लेकिन हरमीत इस खबर पर मैं ये सोच रही थी कि मैं रिसेंटली 2-4 दिन पहले जब नॉर्थ साइड से होके वापस आई तो वहाँ पर जहाँ मैंने स्टे किया था वहाँ पर इतने ऊंचे दरख्त थे कि मुझे लगा अगर पाकिस्तान में इस चीज़ को डायग्नोस करने की कोशिश करें तो शायद यहाँ पर भी एशिया के हाइटेड दरख्त जो हैं वो आपको मिल सके हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सुहा, कि जितने हमारे पास जितने भी जंगलात हैं, अगर कोशिश की जाए तो ये रिकॉर्ड हमारे सामने बल्कि हमारे मुल्क के नाम हो सकता है। क्योंकि जो जंगलात हमने मुख्तलिफ इलाकों में देखे हैं, और ख़ासकर मैं फिर अपने इलाके में इसलिए जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे ऐसे इलाके हैं, वहाँ ऐसे इस किस्म के जंगलात हैं कि वहाँ पे जब आप दरख्त देखेंगे तो यकीनन आप हैरान हो जाएंगे कि उनकी जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। और लेकिन यहाँ पे वही बात कि हम देखते हैं कि दीगर ममालिक में कोशिश की जाती है बहुत सारी चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से नापने के लिए, और फिर उस चीज़ को मंजराम पर लाना और उसको रिकॉर्ड बुक का हिस्सा बनाना, उसके लिए बाकायदा कोशिशें की जाती हैं। तो आपने जो दरख्त देखे हैं इसमें कुछ शक नहीं है कि वो भी वाकई में अगर देखा जाए तो वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकते हैं। यस, लेकिन ये क्रेडिट जो है वो चाइनीज़ कंपनी ने अब होल्ड कर लिया है। इससे पहले भी कई दफ़ा इस दरियाफ्त पर काफ़ी काम किया गया है, मुहक्किकीन जो है वो इस हवाले से काफ़ी काम करते रहे हैं। हाँ, अलबत्ता हरमीत इसकी नस्ल के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि स्नोबर का दरख्त है, लेकिन इसके नस्ल के बारे में भी कोई हतमी राय जो मुहक्किकीन है वो नहीं दे सके। लेकिन आपको पता है स्नोबर का दरख्त होता है वही इतना टॉल होता है। अगर आप नॉर्मल अपने एरियाज़ में या जहाँ पर हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो हमें स्नोबर के दरख्त ही इतने ज़्यादा बुलंद दिखाई देते हैं। लेकिन अब ये उसकी नस्ल है या इसमें कोई और नस्ल का इम्तजाज भी मौजूद है, इस हवाले से भी बातचीत की जा रही है। फ़िलहाल यही हमें इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने कि स्नोबर का ही दरख्त है और ये उसी की नस्ल का एक आगे बढ़ता हुआ एशिया का पहला 335 फीट से ज़ायद बुलंद तरीन दरख्त है, जो कि अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली वो हमने आपको देनी है, बहुत पुरानी खबर है, लेकिन हाँ ये दिन जो है ना, मतलब आज तो 26 तारीख़ है, 25 जून की अगर हम बात करें, आपको पता है माइकल जैक्सन की ये डेथ एनिवर्सरी का दिन है और 50 साल की उम्र में इन्होंने आपको पता है इंतकाल किया। और आप जानते हैं इस बात को कि इनकी शोहरत जो है वो वैसे तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से, लेकिन उनकी जो मून वॉक है वो इनकी शोहरत में एक ऐसी चीज़ है जो कि आज भी डांस करने वाले जितने भी लोग हैं वो इस स्टेप को या इस मूव को अपनी डांसिंग में ज़रूर शामिल करते हैं। तो माइकल जैक्सन की मून वॉक के दौरान आपने देखा होगा उन्होंने एक टोपी भी पहनी होती है। उस टोपी को अब नीलामी के लिए तैयार कर लिया गया है। खैर अभी पेश नहीं किया गया, सिर्फ तैयार किया गया है, लेकिन उनके चाहने वाले, उनके मद्दाह जो है वो इस दिन का शायद इंतज़ार कर रहे थे। हरमीत गेस व्हाट कि इसकी कीमत जो है वो 31 करोड़ डॉलर लगाई गई है अब तक। तो आप अंदाज़ा करें कितनी बड़ी कीमत है। लेकिन इनके बारे में हरमीत वैसे दुनिया में बड़े कम खुशकिस्मत लोग होते हैं और बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जिनको इतनी बड़ी शख्सियत से रब नवाज देता है, और कहीं ना कहीं वो
जहाँ रहते हैं, जहाँ बैठते हैं, जिस थाली में खाते हैं, जिस पेन से वो लिखते हैं, जो कोट उन्होंने पहनना होता है, जो जैकेट उन्होंने पहनी होती है, कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद या उनके ज़िंदगी में भी उसकी जब नीलामी होती है तो उसकी जो कीमत लगती है यकीनन हैरानगी होती है। और जो आप फिगर बता रही हैं वाकई में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अमित आपको अगर हम बात करें 25 जून 2009 की, तो आपको पता है उस वक्त उनके बारे में खैर बहुत सारी बातें वैसे बहुत मशहूर थी, लेकिन उनको मौत से काफ़ी डर भी था। ये एक बात जो उनके बारे में उनके डॉक्टर्स कहा करते थे कि उनके पास पूरी डॉक्टर्स की एक टीम थी जिन्होंने आर्टिफिशियल मतलब हर चीज़ को एक बैकअप पर रखा हुआ था, मतलब एक दिल ख़रीद के रखा हुआ था। और अगर बॉडी पार्ट्स की हम बात करें तो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हर एक मौजूद था उनके पास। उनके डॉक्टर्स जो हर वक्त इस चीज़ के लिए तैयार रहते थे कि खुदा न खास्ता अगर कोई पूरे जिस्म में से कोई ऐसा पार्ट है जो कि फ़ाल नहीं है तो उसको फ़ौरी तौर पर ट्रांसप्लांट कर लिया जाए। लेकिन फिर भी मौत तो आनी है, मौत तो बरहक है, और वो आई। और जब वो आई तो दुनिया ने भी देखा कि किस तरह से उनके मद्दाह रोए। और वो वक्त हमें भी खैर याद है, हम बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं थी उस वक्त, लेकिन वो आज भी याद है किस तरह से वो तमाम रसूमात अदा की गई। और अब जो है काफ़ी अरसे बाद ये टोपी जो है वो नीलामी के लिए पेश की गई है। उनकी मून वॉक करते हुए ये जो टोपी है वो बहुत ज़्यादा पहना करते थे। और मुझे ये पता है कि मून वॉक बड़ी मशहूर है उनकी, आज भी अगर मून वॉक करे तो उन जैसी मून वॉक कोई नहीं करता। आपको याद है कि जब हिंदुस्तान का टूर था इनका और उसमें वो आज भी यूट्यूब का हिस्सा है, अगर टाइम आपको जब भी मिलता है वो लाजमी देखिएगा, जिसमें ये मून वॉक का आप जिक्र कर रहे हैं। जैसे उन्होंने शुरू की तो उसमें बहुत सारी ख़वातीन यानी उनके जो मदाह थे उसमें ज़्यादातर ख़वातीन शामिल थी। तो उसमें से हम देख रहे थे कि एम्बुलेंस भर भर के हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहे थे क्योंकि उसमें बहुत सारी ख़वातीन बेहोश हो गई थी इनको देखते हुए, लाइव देखते हुए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने पूरी दुनिया में जिस तरह मदाह पैदा की है और जिस फ़ैन फॉलोइंग मैं समझता हूँ कि जो माइकल जैक्सन के हिस्से में बहुत कम ऐसे सिंगरों के हिस्से में आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये ही इज़ वन ऑफ दोज। तो भी अब नीलामी के लिए जब पेश करेंगे तो फिर हम ये खबर भी आपको ज़रूर देंगे कि कितने पैसों में ये नीलाम हुई है, लेकिन अभी तो कीमत खैर बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। चूँकि हमने हज का जिक्र किया तो आपको पता है हज जो है वो एक ऐसा खूबसूरत सफ़र है जिसमें आप सफ़र में भी बहुत सीखते हैं, फिर एक मकाम तक पहुँचते हैं और कई रास्ते में ऐसे मकाम होते हैं जहाँ पर आप क़याम भी करते हैं। जबल नूर की अगर हम बात करें तो हमें कहीं कभी कभी ना कहीं बहुत सारे ऐसे फ़नी मोमेंट्स भी होते हैं जो कि इस सफ़र के दौरान हो जाते हैं। जबल नूर एक ऐसा पहाड़ है जिसको आपको पता है लोग चढ़ के जो है वो गारे हिरा की तरफ भी जाते हैं और अपनी अक़ीदत का एहतराम का इजहार करते हैं, वहाँ जाके दुआएँ करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। तो जबल नूर पर ज़ियारत के लिए आई ये खातून जिसने ब्लैक अबाया पहना हुआ, बंदर जनाब पता नहीं उन्हें क्या सूझा। वैसे ये वाक़यात इस तरह के जबल नूर पे होते रहते हैं, लेकिन ये वाक़या जो है बंदर आया, वाइट कलर का एक कपड़ा उस खातून से छीना और छीन के ऐसा चलता बना, फुर्ती से चढ़ा ऊपर, इतनी फुर्ती से कि वो उसको देखते ही रहेंगे कि इसको पकड़े या इसका क्या करें। खैर वहाँ पे जो आज़मीन हज है ना हरमीत, जब वो आते हैं तो उनको पता होता है कि बंदरों की तादाद इस जबल नूर पे बहुत ज़्यादा है, तो वो इनके लिए केले और दीगर सामान खाने का लेकर आते हैं। लेकिन ये बंदर भी उतने शरारती हैं, ख़ुद भी कोई ना कोई शरारत ज़रूर करते हैं। देखिए कैसे छीना झपटी कर रहा है। बिल्कुल, आप देखें ना कि आपने जो बात की, वाकई में हर एक मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि गार हिरा की ज़ियारत भी की जाए, वहाँ पे इबादत भी की जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें बंदर को, तो बंदर की बात की जाए चाहे आप गलियात की तरफ जाते हैं या किसी और ऐसे इलाकों में जहाँ बंदर की बहुत बड़ी तादाद होती है, तो वो इस किस्म की शरारतें, इस किस्म की मस्तियाँ, लोगों को तंग करना, छेड़ना, चीज़ें उठाना, ये बड़ी हमने देखी हैं और हमारे सामने मुख्तलिफ किस्म की वीडियो आई। लेकिन इसमें भी आप देखें ना कि वही हरकत, वही शरारत, लेकिन वो भी काफ़ी मज़े की है। बस ऐसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा वैसे ये सफ़र का हिस्सा है, मुझे तो खूबसूरत लगती है ना ऐसी चीज़ें। मतलब अगर आप हज के सफ़र की बात करें तो रास्ते में, मतलब मैंने जब उम्रा किया था तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ था, मुझे इस बात की इंटेंसिटी फ़ील हुई थी कि आप पूरे सफ़र को थॉरली बहुत इंजॉय करते हैं। मतलब आप एक ट्रैवल करना, रास्ते में चीज़ों को देखना, जानवरों को देखना, ट्रैफिक एंड एवरीथिंग ना, तो आप हर चीज़ को अपने सफ़र का पार्ट समझे। तो खैर ये आज़मीन हज इसको इंजॉय भी बहुत करते हैं जब बंदर आके मुख्तलिफ शरारतें करते हैं। तो जनाब ये वीडियो बनाई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल काफ़ी वायरल है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर फिर ईद से रिलेटेड है, बल्कि देखिए हमारा ये प्रोग्राम इस तरह का है कि हमने करंट अफेयर्स को फुल टैग करना होता है। तो अगर हम इस गाय की बात करें तो खैर कुर्बानी की तो ये नहीं है लेकिन गाय की बात हो रही है, आजकल जानवरों की बात हो रही है, ईद की बात हो रही है। तो सबकी कोशिश ये होती है कि सब मुख्तलिफ जानवर लेकर आए घरों में, लेकिन ये अगर किसी को मिल जाए ना पाकिस्तान में तो आप अंदाज़ा करें कि क्या इसकी वीडियोस चलेगी। खैर ये जो है ना, इसने आलमी रिकॉर्ड, इस गाय ने आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अब आलमी रिकॉर्ड क्या कायम किया है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ये ऐसी ट्रेंड हरमीत गाय है जिसने 1 मिनट के अंदर अंदर वो सब कुछ किया
जिन्होंने पेट रखा है, मतलब जो इसके ऑब्वियसली सुपरवाइजर हैं, उन्होंने इसको जो कहा इसने किया। मतलब कहा घूम जाओ, वो घूम गई। कहा एक टांग उठाओ, एक टांग उठा ली। कहा इसके ऊपर चढ़ जाओ, उसके ऊपर चढ़ जाओ। गले में रस्सी डालनी, रस्सी डाल ली। उसने जो कहा, इसने 1 मिनट के अंदर वो तमाम करतब करके दिखाए हैं। मतलब इतनी ट्रेंड गायें आपको कम ही मिलती है, वरना आप पेट्स की अगर आप बात करें, दूसरे तीसरे पेट्स जो है वो ज़्यादा जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं। गाय का दिमाग ज़रा थोड़ा होता है ना, तो उसको ट्रेंड करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आप देखिए, जो उसका इंस्ट्रक्टर उसको कह रहे हैं, वो फौरन क्विक करतब कर रही है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि वैसे अगर मैं गाय पाकिस्तान में अगर ज़्यादा उस शहर मशहूर है तो वो साहिवाल का है, लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें फिर वो ज़्यादा इसके हवाले से मशहूर कि वहाँ की गाय जो है वो ज़्यादा हेल्दी भी होती है और काफ़ी उनका ख्याल भी रखा जाता है। लेकिन इसको आप देखें कि पूरा ट्रेन करना, एक तो हेल्थ वाइज अगर आप देखें बड़े खूबसूरत है इसकी हेल्थ, और उसके बाद साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो ट्रेनर है वाकई इसमें कोई शक नहीं कि दीगर जानवर को आप ट्रेन करते हैं इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन गाय को अगर आप ट्रेन करते हैं तो टाइम लगता है। तो वो वैसे भी मुहावरा है ना कि भाई आपकी का दिमाग गाय के दिमाग जैसा है, तो उसको पूरा भोसा बड़ा हुआ है तो उसको ट्रेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन पाजी ने कर दिखाया। वैसे इस खातून को देखे या इनकी जो ट्रेनर है उन्होंने कर दिखाया। आप अगर बात करें ना जानवरों की, तो आपको पता है हम कैटेगराइज करें तो सबसे ज़्यादा जो पेट रखा जाता है वो कुत्ता होता है। उसके बाद बिल्ली बहुत ट्रेंड हो जाती है। उसके बाद अब जो कैटेगरी सामने आना शुरू हुई है, मतलब अगर हम पाकिस्तान में देखें तो रुझान इसलिए भी बहुत कम है कि हम त्यौहार ख़ासतौर पर जो बड़ी ईद का त्यौहार होता है उसमें सिर्फ हमारी कोशिश होती है कि जानवर को 1 या 2 महीने पहले ले आएँ। लेकिन हरमीत, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है बिल्कुल जो शौक की वजह से कुर्बानी का जानवर 1 साल पहले ले आते हैं। तो 1 साल बाद जो आपकी एफिलिएशन हो जाती है ना उस जानवर से, और जो आप उसको सिखाते हो, बताते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, जो आप ट्रेंड करते हो, तो बेसिकली वो इस चीज़ का लाइव एग्जांपल हमने आपको दिखा दी है कि आलमी रिकॉर्ड ही जनाब उसने कायम कर दिया। इतनी उसको मोहब्बत एक दूसरे से की, इतनी ओबीडेंट बात मान रहे हैं। जो उसने कहा घूम जाओ, घूम गई, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, रस्सी डालना, चूमना, और वो हर चीज़ ऐसे करके दिखा रही है, ऐसे करके दिखाने का हक होता है। हमने क्विक सी ब्रेक लेनी है क्योंकि हमारा डेली डोज का ये सेगमेंट हो गया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को हम कंटिन्यू। आप देखते रहे प्रोग्राम जिससे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो कि आपको सेकंड चांस नहीं देती। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आजकल की 21st सेंचुरी की, तो हमें पता है कि हमारी जनरेशन, या जिसे जेन जी कहते हैं, ये वो जनरेशन है जो हर चीज़ को फैशन समझती है और उनके लिए हर चीज़ कैंडिड, नॉर्मल और कैजुअल है। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट एडिक्शन ऑफ एनी ड्रग या ड्रग्स इटसेल्फ, अगर हम ये नेम लें, तो अभी भी अगर हम पिछले जनरेशन की बात करें तो उनमें इस चीज़ को मायूब समझा जाता है। वालिदैन की बात करें, अपने बड़े बहन भाइयों की बात करें, लेकिन आज मैं मिनिमम बात कर लेती हूँ। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट स्मोकिंग, या अगर आप बात करें सिर्फ सिगरेट नोशी की, तो ये चीज़ तो इतनी ज़्यादा हमने डाइजेस्ट कर ली है, इतनी ज़्यादा आम हो गई है। आज दिन मनाया जा रहा है, बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है मुनशियात के इस्तेमाल का और गैर कानूनी स्मगलिंग का। मैंने मिनिमम बात की है सिगरेट की, लेकिन आप अगर बात करें ड्रग एडिक्शन की, तो ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि हमने पिछले दिनों में, पिछले 1 साल में, पिछले कुछ सालों में जो हमने ये एडिक्शन ज़्यादा होते देखी है। ना सिर्फ सिगरेट नोशी, बल्कि शराब से लेके, कोकेन से लेके, आपकी वो तमाम मनशियात जो कि इस ज़ुमरे में आती हैं कि आपको अगर उसकी लत लग जाए तो उसके बाद फिर कोई वे आउट नहीं होता, माँ सिवाय इसका कि आप किसी ऐसे इदारे से कंसल्ट करें जहाँ आपकी रिहेबिलिटेशन हो सके। घर वाले, घर के बड़े, आपके वालिदैन कतई तौर पर ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे को किसी भी चीज़ की लत लगे, लेकिन दोस्त अहबाब या ऐसी सोहबत या ऐसे सर्कल जहाँ पर इस चीज़ को फैशन समझा जाता है, जहाँ पर इस चीज़ को समझा जाता है कि ये मायूब नहीं है, या समझा जाता है कि इट्स ओके, हम में हमारा अपने आप पे बड़ा कंट्रोल है तो हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ये वाहिद वो चीज़ है जब आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पॉइजन करती है, तो आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि आपकी खुद आपकी ज़ात इस चीज़ की कब यूज टू हो जाती है, कब आपको इसकी एडिक्शन और इसकी लत लग चुकी होती है। लेकिन आज जो कि ये दिन मनाया जा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे ना सिर्फ उन इदारों की बात करें जो कि रिहेबिलिटेशन के तौर पर काम कर रहे हैं, बल्कि अगर गैर कानूनी स्मगलिंग की बात की जाए तो कहाँ से ये नेटवर्क शुरू होता है, जो कि एक बड़ा नेटवर्क है जिसके बारे में हमारी पुलिस डिपार्टमेंट्स को या हमारे एक्टिव इदारों को, कंसर्न महकमा जात को पता होता है कि कहाँ से अगर एक चीज़ नहीं मिलती तो कहाँ से मिल जाएगी, ये उनको पता होता है जिनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको पकड़ने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाना, एक पूरा वे आउट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अब तक हमारे सिस्टम में नहीं बन सका। खैर, इस पर बात करने के लिए सिद्रा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सिद्रा ने कहते हैं हमारे नफ्सियात है, साथ साथ सिद्रा अख्तर फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन भी चलाती हैं, जिसमें इन्हीं लोगों का जो कि नशे की लत में मुब्तला होते हैं उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लाने का काम भी ये करती हैं, जो कि इस्लामाबाद में हरमीत के साथ मौजूद है। तो हरमीत, ओवर टू यू। तो सिद्रा से जानेंगे, आज आलमी दिन है मंशियात के हवाले से, और अगर हम रोकथाम की बात करें
कवानीन बहुत सारे बने हैं, अमल दरामद उसी तरह नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम अपने जनरेशन की बात करें, सिर्फ सिगरेट की अगर मैं बात करूं, बाकी मंशात को साइड लाइन पे कर लेते हैं, तो इस वक्त डेली 12,500 जो बच्चे हैं वो मुब्तला हो रहे हैं सिगरेट नोशी में। क्या कैसे देखती हैं सारे? शुक्रिया हरमीत और सोहा कि आपने आज इतने अहम मौजू के ऊपर मुझे दावत दी। 26 जून पूरी दुनिया में बैनुल-अक़वामी सतह पर स्मगलिंग की रोकथाम और मंशियात की आगाही के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। और इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि हम अपनी नई आने वाली नस्ल, इवन के जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इवन के कम्यूनिटी में भी अवेयरनेस पैदा करें। और ये अवेयरनेस जो है, आगाही, जब तक आप आगाह नहीं करेंगे लोगों को इसके नुकसानात के बारे में, तब तक लोग नहीं जान पाएंगे कि वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता उन्हें मौत की जानिब लेके जा रहा है। यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ, सोहा ने भी जिक्र किया, आपने भी हरमीत जिक्र किया कि सिगरेट नोशी बहुत मिनिमम आपने इसको नशे का नाम दिया, लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत ही अहम और सबसे यानी कि अकाई है किसी भी नशे के ऊपर जाने की। ये पहली सीढ़ी है, क्योंकि मेरे पास जितने भी मरीज़ आते हैं जो नशे की लत में मुब्तला हो चुके होते हैं, वो कहते हैं कि मैडम ये जो सिगरेट है ना, ये समझ लें कि ये खाली ट्रक है, इसके ऊपर आप जो चाहे मर्जी लोड कर लें, इस पर आप चरस लोड कर लें, आप इस पर हीरोइन लोड कर लें, आप बाद में इसके ऊपर जो अपने ड्रग ऑफ चॉइस है आप उसको लोड कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये समझा जाता है, इवन कि मीडिया के अंदर भी ये दिखाया जाता है कि हीरो साहब जी सिगरेट पी रहे हैं और नीचे लिख दिया जाता है सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है, और हम उसको बुरा नहीं समझते हैं। अब ये हुआ कि हमने उनकी अनकॉन्शियस, वो कहना चाहिए कि उनको सेंसिटाइज कर दिया कि ये बुरी चीज़ नहीं है। अब बच्चों ने क्या किया, जो हमारी जनरेशन, जो जनरेशन जी के नाम से भी जानी जाती है, जो पाकिस्तान का 63% है, उसने ये किया कि उसे सिगरेट में अगर वो अट्रैक्टिव नहीं लगी तो वो वेप की तरफ चली गई, वो पॉट्स की तरफ चली गई, वो ई सिगरेट की तरफ चली गई। और आजकल हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर वो फैशन और सेंस के लिए वो, या फिर उस स्टेटस को मीट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा उन एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरफ जा रही हैं जो माँ बाप को भी समझ नहीं आ रही। कि वो तो कहते हैं जी हमारे बच्चे के पास तो एक USB नुमा डिवाइस है और उससे सिर्फ धुआं निकलता है। डॉक्टर, एक और चीज़ जो मैंने देखी है अपने आंखों से, और अगर मैं अपने इलाकों की बात करूँ तो वहाँ मैंने देखा है कि जो पढ़ा लिखा तबका नहीं था या वो मजदूरी करते थे, दीगर काम, तो हमने उनको देखा है कि वो एडिक्ट होते थे मुख्तलिफ चीज़ों के, जो मंशियात हैं, मुख्तलिफ किस्म की मंशियात हैं। और फिर उसमें एक और चीज़, बहुत सारे इलाकों में अफ्यून का इस्तेमाल बड़ा नॉर्मल था, उसे नॉर्मल लिया जाता था, ये माजी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन पढ़े लिखे लोग जो होते थे बड़े काफ़ी दूर रहते थे सारी चीज़ से, इसको बड़ा मायूस समझा जाता था। आजकल इसको फैशन, जिस तरह आपने फरमाया, एक फ़ैशन के तौर पर इसको सब इन हो रहे हैं। और ज़्यादातर अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, जो मैं आपको बता रहा था कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, अभी अगर मैं और आप चलें और मेरे राइट साइड पर चले, इतना इशारा काफ़ी है, तो वहाँ हार्ट्स पे क्या हो रहा है, किस तरह स्मगलिंग हो रही है, किस तरह पिलाया, और जिस तरह चरस से लेकर आइस तक बड़े सरेआम बिक रही है, और ये इस्लामाबाद में हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम अपने तालीमी इदारों की तरफ निगाह डालते हैं और ये देखते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को तालीम के लिए और तरबियत के लिए तालीमी इदारों में भेजते हैं और वो नशे की माजगा बन चुके हैं, वहाँ पर नशे के अड्डे बन चुके हैं, और जिसको कहीं से भी नहीं मिलता वो जाके कैफेटेरिया से ले सकता है। और बच्चे आते हैं मेरे पास और कहते हैं मैडम हमने तो इसलिए शुरू किया कि हमें पता चला कि आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे, आप ये वाली गोली खा लेंगे, आपको पूरी किताब याद हो जाएगी। मतलब उसको इतना ग्लैमराइज करके पेश किया जा रहा है नशे को कि उन लोगों ने ग्रेड्स के दौड़ के पीछे वो नशे की लत में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। और दूसरा बहुत अहम फैक्टर हरमीत यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि जो पीयर प्रेशर है, मतलब अगर आप एक ग्रुप के अंदर बैठे हैं और दो लोग किसी भी किस्म के नशे में इन्वॉल्व हैं, अगर आप नहीं कर रहे तो आपको कहेंगे कि तुम मम्मी डैडी हो, तुम तो डरपोक हो, तुम बुज़दिल हो। वो आपको इतना प्रेशराइज करेंगे कि आप उस सोहबत के ज़ेरे असर उन नशों की तरफ चले जाएंगे। तो खुदारा जितने पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, टीचर्स देख रहे हैं, आप अपने बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें और ये देखें कि आपका बच्चा किस सोहबत में उठ बैठ रहा है, क्योंकि आज का दिन साइको एजुकेशन का दिन है, जहाँ पर हम ये देखें कि बच्चों को मेंटली हमने प्रिपेयर करना है, आपने खुद मेंटली प्रिपेयर होना है, क्योंकि माँ बाप को भी नहीं पता कि उनके बच्चे। यहाँ पे हरमीत एक और बहुत अहम पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारे माँ बाप ने आजकल मोहब्बत का या प्यार जतलाने का क्राइटेरिया सिर्फ पैसे को समझ लिया और आज़ादी को समझ लिया है। और मेरे ख्याल से जब आप बच्चे को आज़ादी और पैसा दे देते हैं तो वो मंशियात पर भी जाता है, वो गलत रस्तों पर भी जाता है, वो उन रस्तों पर जाता है जहाँ से वापसी नामुमकिन है। अच्छा डॉक्टर सिद्रा, इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि हम बात कर लेते हैं ज़रा कम और ज़्यादा इंटेंसिटी की। हमें पता है कि 4-5 चीज़ें जिधर ऐसे नाम है जिस पर हमने बहुत सारे वाक़यात देखे। कोकेन का एक वाक़या लाहौर में हुआ था, इसमें मियाँ बीवी ने एक दूसरे की ही जान ले ली थी। और अगर हम मनशियात की बात करें तो आपको पता है रिसेंटली एक स्कूल में बच्चे एक दूसरे को मार रही थी और आपको पता है कहा जा रहा था कि वो एडिक्शन है उनको, वो नशा करते हैं, और हमें भी कहा जा रहा था, फोर्स किया जा रहा था कि आप भी नशा करो। इसके अलावा बड़े सारे ऐसे वाक़यात भरी पड़ी है हमारी तारीख़ और पाकिस्तान के पिछले कुछ साल जिसमें वाक़यात बेतरबे होते रहे हैं।
लेकिन अगर हम एक चीज़ को आम करने की बात करें, शीशा बहुत ज़्यादा आम है, वो वेप की सूरत में हो, ई सिगरेट की सूरत में हो या सिगरेट की सूरत में हो। अब कहा जाता है कि इसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली बहुत कम है। क्या आप समझती हैं कि शीशाबाज जो हैं, आपको पता है इस्लामाबाद में उनकी रोकथाम के लिए, स्मोक फ्री बनाने के लिए वहाँ बंद किए गए हैं, लाहौर में भी इसकी जो है वो रोकथाम है, लेकिन यहाँ सब कुछ रोकने के बाद घरों में लोगों ने शुरू कर दिया। घरों में तो आप जाके नहीं लोगों को रोक सकते, घर वालों ने जो एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि शीशा इस कम इंटेंसिटी वो आप ले सकते हैं, वो ज़्यादा फाइन फॉर्म नहीं है सिगरेट की या उसकी तंबाकू की, इस हवाले से एड्रेस कीजिएगा। बीइंग अ डॉक्टर के कितना हार्मफुल है वो? सोहा, यहाँ पे एक रिसर्च में ऐड करना चाहूँगी कि देखें, जब हम शीशे की बात करते हैं तो शीशे को इतना हार्मफुल नहीं समझा जाता। कहते हैं जी ये तो बिल्कुल फ्लेवर है, ये तो एप्पल फ्लेवर है, ये मिंट फ्लेवर है और ये बिल्कुल ही बहुत अच्छा सा तासुर देते हैं, लेकिन रिसर्च से ये बात प्रूफ हुई है कि 1 घंटा शीशा पीना 200 सिगरेट कंज्यूम करने के बराबर है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और दूसरा, आजकल कुछ ऐसे कैफ़ेज़ भी मौजूद हैं जो चोरी छुपे काम कर रहे हैं और वहाँ पर एक नया रुझान पाया जा रहा है कि जो शीशे के ऊपर कोयले रखे जाते हैं वो उसको मुख्तलिफ मंशियात में, आइस में डिप करके, हीरोइन में डिप करके वो उसके ऊपर रखते हैं और बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शीशा पीते पीते वो किसी और नशे की तरफ चला जाता है। तो ये इसका भी वही हाल है जैसे कि सिगरेट है कि ये बाकी नशों की तरफ लेके जाने के लिए एक बहुत ही अहम जुज़ बन चुका है कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो टारगेट कर रहे हैं कि किसी दूसरे को एडिक्शन के ऊपर किस तरह से लेके जाना है। तो शीशा भी इसके अंदर। अच्छा डॉक्टर सिद्रा, मुझे ना ये बताइएगा, अगर आपकी फाउंडेशन की हम बात करें जो कि सिद्रा अख्तर फाउंडेशन है, सबसे ग्लैमराइज जो शॉप्स हैं ना वो आजकल ई सिगरेट्स की, पॉट्स की और जो आजकल वो चले हुए हैं वेप्स, उनकी सबसे खूबसूरत दुकानें हैं कि देख के दिल करता है कि इनके अंदर जाके देखें कि क्या बिक रहा है। तो मेरे ख्याल से इस पे हुकूमती सतह पर भी इकदाम होने चाहिए कि उसको इतना ज्यादा ग्लैमराइज ना किया जाए। अच्छा डॉक्टर सिद्रा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मेरे ख्याल में सोहा कोई सवाल करना चाह रही है। सोहा की आवाज़ थोड़ी सी स्लो है, लेकिन मैं जी सोहा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा डॉक्टर सिद्रा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर इस सारे सिनेरियो में एक चीज़ जो मैं एड्रेस चाहती हूँ कि आप उस पर नज़र डालें, सिद्रा अख्तर फाउंडेशन जो कि आपकी फाउंडेशन है, वहाँ पर आने वाले लोग यकीनन वो तमाम लोग हैं जो कि नशे की लत में सारी ज़िंदगियाँ तबाह करके अब ज़िंदगी की तरफ वापस जाना चाहते हैं या उनके घर वाले उनको वापस लेके जाना चाहते हैं। मैंने अगर सिगरेट की बात की और तंबाकू की बात की, हमने शीशे की बात की, XYZ, मैंने बहुत बड़ी तादाद लोगों की अब कोकेन की तरफ जाते हुए देखी है, जिसको एक तो बहुत महंगा, बहुत ही ज़्यादा महंगा एक नशा है। दूसरा लोगों के, और अगर अपर क्लास की बात करें तो एलीट क्लास में इसको एक फ़ैशन के तौर पर समझा जाता है, बिकॉज आम लोग तो इसको अफोर्ड कर सकते नहीं हैं। आपके पास जो लोग बड़ी तादाद में जो केसेस आते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उनका अंजाम या उनकी जो साइड इफ़ेक्ट और आफ्टर इफ़ेक्ट्स है वो भी शेयर करें कि एक वाहिद वो नशा है जो कि आपको मौत की तरफ इतनी तेज़ी से लेके जाता है, इतनी तेज़ी से ज़िंदगी लेके नहीं जाती। आपकी बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूंगी। वो इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि कोकेन से ज़्यादा आजकल पाकिस्तान में जो नशा कॉमन है वो आइस एडिक्शन है, जिसे हम मेथाडोन भी कहते हैं, क्रिस्टल मेथ भी कहते हैं। ये कोकेन बहुत ही कहना चाहिए कि कम मिकदार में पाकिस्तान में आया जाता है और इसको मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी सतह पर इसको इम्पोर्ट किया जाता है, तो इसकी इतनी ईजी अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन आइस की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है और आइस एक ऐसा नशा है कि पाकिस्तान में समझा जाता है कि जब भी आप कोई नशा करते हैं तो आप बिल्कुल गिर जाते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं, आप सो जाते हैं। लेकिन आइस इसके बरक्स है, आप हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। 72 घंटे मरीज सो नहीं सकता और 72 घंटे उसके जिस्म की एक्टिविटी, समझ लें कि एक गाड़ी को आप पहले गियर में रख के 120 की स्पीड पे चला रहे हैं तो फिर एंड पे क्या होता है, मेमोरी इंपेयरमेंट हो जाती है। और आपने जो मुझसे बात की कि क्योंकि मैं एक फाउंडेशन चला रही हूँ, जब लोग मेरे पास आते हैं तो किन मसाइल के साथ आते हैं, सबसे पहला जो मर्ज़ है वो HIV। हमारे पास 60% केसेस के अंदर पेशेंट को HIV पॉजिटिव हो चुका होता है। दूसरे नंबर पे हेपेटाइटिस C, उनके जिगर जो है वो फारिग हो चुका होता है, ड्रग्स के इस्तेमाल बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर TB काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। हाइजीन इन लोगों की बहुत बुरी होती है, ये मुख्तलिफ गंदी जगहों पर बैठ के नशे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी बुनियाद पर सेहत इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। चरस पीने वाला शख्स जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो हेलुसिनेशंस की तरफ चला जाता है या साइकोसिस की तरफ चले जाता है, जहाँ पे उसे मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती है, मुख्तलिफ लोग दिखाई देते हैं जो किसी और को दिखाई नहीं देते। तो ये कुछ बीमारियाँ हैं जो नशे के साथ जुड़ी हुई हैं और ये एंड मौत की तरफ ही आपको लेके जा रही है। डॉक्टर साहब, ये बात जो सोहा ने की, या मैं आइस के बहुत ही खूबसूरत दोशीज़ आए और बहुत खूबसूरत नौजवान जो मैंने खुद देखे हैं मुख्तलिफ तालीमी इदारों में। तालीमी इदारों का नाम इसलिए नहीं लूँगा कि बहुत सारे लोगों ने अगर उस तरफ आना है तो इतना बुरा इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन हमने देखा है ये सारी सिचुएशन, हमने उनको रुलते हुए, जलते हुए देखा है। लेकिन जो आपने बात की कि फिर क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है,
सारी ओवरऑल अगर हम बात करें सिगरेट, नस्वार, चरस, कोकीन, आइस, अब आपको हर गली हर कूचे में आपको बड़ी आसानी से मिलेंगे। क्या वजह है कि अब तक हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर पाई? क्या हाथ इतने बड़े ज़्यादा हैं कि इस माफिया के ऊपर हाथ डालना क्या आपको लगता है कि नामुमकिन हो चुका है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज़ तो बहुत हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। और अभी पिछले ही दिनों मुझे कुछ हुकूमती ऐसे लोगों से बात करने का इत्तेफाक हुआ जो इस मिनिस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये पता चला कि उनके पास HR बहुत कम है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम है। मतलब कि उनके पास 4000 एहलकार मौजूद हैं जो कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हैं। और आप अब देखें कि हम पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पर हैं आबादी के लिहाज से, तो वो 4000 लोग क्या करेंगे? आप उनकी ड्यूटी एयरपोर्ट के ऊपर लगाएंगे या आप उनकी हर गली मोहल्ले के अंदर लगाएंगे? तो मेरे ख्याल से मंशियात को हमें कलेक्टिव जिम्मेदारी समझना चाहिए। और जैसे पहले दौर में होता था कि गली मोहल्ले के अंदर अगर एक शख्स भी गलत रास्ते के ऊपर होता था तो मोहल्ले वाले उसका घर तब्दील करवा दिया करते थे या फिर उसके बारे में कंप्लेन किया करते थे। आजकल हर गली मोहल्ला, इवन के हरमीत गली मोहल्ले को छोड़ें, आपके एक मैसेज पे, आपकी कॉल के ऊपर, आपके सोशल मीडिया के ऊपर ड्रग्स अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर बहुत से इदारों ने मिलजुल के काम करना है। हमने इनफरादी तौर पर काम करना है, मशरती सतह पर काम करना है। और इसके अंदर हमने साइबर इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूर लेके आनी है, क्योंकि जो ड्रग्स है ना वो एलीट क्लास में थ्रू सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ठीक है डॉक्टर सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन इसला। आपने काफ़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन की इस हवाले से। मैं एड्रेस करना चाहती हूँ इस चीज़ की कि ड्रग्स की अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा लोग इसके एडिक्टेड होते चले जाएंगे। ज़रा से, बल्कि मैं क्यों कहूँ कि ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में आप किसी के घर को बर्बाद करते हैं, किसी के बेटे बेटियों को बर्बाद करते हैं, तो आपकी इनफरादी जिम्मेदारी है कि खुदारा कुछ पैसों के लिए आप किसी की ज़िंदगी या किसी का घर ख़राब ना करें। अगर इनफरादी जिम्मेदारी निभाएंगे तो नशे की लत से बच सकेंगे और बच्चों को बचा भी सकेंगे। और माँ बाप को, ख़ास तौर पर वालिदैन को चाहिए इस हवाले से गहरी नज़र रखें उन तमाम बच्चों पे जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं लेकिन आगे से जिस तरफ वो जा रहे होते हैं वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्हेनेवर आई विजिट दीज एरियाज़, जिसको हम अपना नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, और अगर हमीद पाजी ऑब्वियसली ईद आ रही है तो ईद पे ज़रूर विजिट करेंगे। एंड बेसिकली ही इज़ फ्रॉम शांगला और सवात का एरिया। जब भी वो उसका जिक्र करते हैं, जब भी आप लोगों में कोई या मुझ में से कोई जाता है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली हम बहुत तारीफ़ करते हैं कि बहुत सारी खूबसूरती है, झीलें, और अगर आप बात करें पहाड़ों की, दरख्तों की, रोड्स की। हाल बता अगर कराक्रम हाईवे की बात करें या इस समेत जितनी भी रोड्स हैं अब उनको बनाया गया है, गिलगित बल्तिस्तान तक खूबसूरत कर दिया गया है, मज़ीद आसान कर दिया गया। जो 18 घंटे का सफ़र था वो 13 घंटे पे चला गया, 13 का अब 8 घंटों पे जा रहा है। और तो बहुत सारा काम किया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज़ ऐसे जिनको एड्रेस नहीं किया जाता। महमद एजेंसी उनमें से एक है। खूबसूरत तरीन इलाका जो ऐसे लगता है कि उनके बहुत सारे एरियाज़ अभी भी अनटच हैं, जहाँ पर लोग जाना पसंद भी करते हैं। जो लोग वहाँ रहते हैं वो तो इस चीज़ का गिला करते हैं कि हाँ सयाह ज़रूर आते हैं लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर है। जब भी मैं ऐसी जगहों को विज़िट करती हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि अपने प्रोग्राम के थ्रू जो है उन मसाइल को ज़रूर एड्रेस करें जिन पर काम करके इस तमाम तरह सियाहत को डबल किया जा सकता है, फ़रोग़ दिया जा सकता है, उनसे अच्छा ज़रिए मुबादला कमाया जा सकता है। हरमीत, महमद एजेंसी जो है उसकी एक तारीख़ है। जैसे कि अगर आप फाटा की बात करें और उसके बाद फिर KP के गवर्नमेंट का टेक ओवर करना, और लेकिन वहाँ पर सहूलियात अभी भी ना होने के बराबर, इसका गिला वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और फिर हुकूमत से करते हैं। अगर हम देखें ये जो इलाके हैं, ख़ासकर इस साइड में तो हम चले जाते हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं या शांगला सवात के इलाके हैं, लेकिन वज़ीरिस्तान के इलाके, बल्कि एक वी लॉगर है, मैं उसको हमेशा देखता रहता हूँ, बल्कि ये इलाके मैंने देखे भी हैं। तो ये एक तो खूबसूरती इंतहा की है वहाँ पे। अगर आप जंगलात, क्योंकि हमने हमेशा हमारे सामने जो तस्वीर या कोशिश या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने आती है, कहीं ना कहीं एक खौफ है लोगों में, लेकिन हकीकत जब आप जाते हैं और वहाँ सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी मुख्तलिफ है। तो जो बातें की हैं, एक तो खूबसूरती इंतहा की है, टूरिस्ट प्लेस अगर इसको बनाया जाए, कंस्ट्रक्शन की जाए, तो मेरे ख्याल में एक तो रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पे। लोग जो हैं बड़े ज़्यादा कहीं ना कहीं मायूसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ना कोई फैक्ट्री लगी है, ना कोई बिज़नेस के हवाले से कोई ऐसे नए कोई लामल अगर होता तो कम से कम उनको एक उम्मीद भी होती। लेकिन आपने जो बात की कि बिजली आज अगर आप देखें 2023 में, लेकिन बहरहाल बिजली, गैस, पानी, ये जो मामला है ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिशियन ने पॉलिटिक्स इसी पे करनी है। अगर ये सारी चीज़ें पूरी कर दी तो फिर पॉलिटिक्स कैसे होगी? और हर 5 साल के लिए यही वादे किए जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से वज़ीरिस्तान से जो निकले MNAs होते हैं यहाँ पे फाटा हाउस में पड़े होते हैं,
उसके बाद उनका जाना, वापस जाना वो भी 5 साल के बाद ही होता है। तो ये जो सिस्टम है, यानी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आप टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। बड़े ज़बरदस्त किस्म के ग्रीन मैदानी इलाके हैं जहाँ पे साफ शफाफ छोटी बड़ी झीलें भी हैं, झरने भी हैं, आपको बड़े खूबसूरत वहाँ पे पहाड़ नज़र आएंगे। ये बहुत सारी खूबसूरती उस साइड पे, और मेहमान नवाजी, कमाल की मेहमान नवाजी इन लोगों में। अभी तक बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पे होटल्स नहीं है बल्कि उनके हुजरे बने हैं, और इस चीज़ को मायूब समझा जाता है कि अगर कोई गेस्ट आता है, चाहे वो लाहौर से आता है, कराची से आता है, दीगर इलाकों से आते हैं, तो भाई होटल में नहीं, उनको बुरा समझा जाता है। उनको बाकायदा अपने हुजरे में या अपने घर में रखा जाता है, और सारा प्रोटोकॉल, उसको वीवीआईपी प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत ही कम हमारे मीडिया पे दिखाई जाती है, लेकिन क्रेडिट जाता है हमारे इस रिपोर्टर्स को और फिर हमारी टीम को जो उन्होंने इस पैकेज को शामिल किया। तो मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त को इस पर काम करना होगा। हम हमेशा ये बात करते रहते हैं कि बड़े खूबसूरत इलाके हैं आपके पास, कमाल के इलाके हैं, आप भी जाती, मैं भी जाता हूँ, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ के रोड्स, वहाँ के वो सहूलियात, वो तमाम तर चीज़ें हो जाएं तो मेरे ख्याल में किसी को फिर समंदर में पैसे दे के यूरोप या दीगर ममालिक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात, फिर मैं वही कहूँगा कि पॉलिटिशियन हो या ताकतवर जितने भी हमारे इदारे हैं, कहीं उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के अलावा अगर मुल्क की बेहतरी पर होता तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ इस मुल्क से फ़ायदा, और इस मुल्क को आज उन तरक्की याफ्ता ममालिक में ये शामिल होता जिसकी दौड़ में बहुत सारे ममालिक जो हमसे पीछे थे वो आगे निकल गए। और हरमीत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पर तो कुदरती चीज़ें इतनी सारी मौजूद है, कुदरती वसाइल इतनी बड़ी तादाद में कि उनको ही अगर बुरोए कार लाकर वहाँ की तरक्की पर काम किया जा सके तो शायद कम वक्त में हम भी इस इलाके को या इस एरिया को डेवलप कर सकें। लेकिन ये ऑब्वियसली हुकूमत की तवज्जो यहाँ पर दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमने भी रिपोर्ट दिखाई। एक और क्विक रिपोर्ट है जो कि आपसे शेयर करनी है, और बड़ी अच्छी रिपोर्ट वो इस हवाले से है कि अगर हम पोलियो की बात करें तो हमारे मुल्क में पोलियो के लिए जो कैंपेन्स चलाई जा रही है, जो हमारे महकमा जात काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। और इसी को अप्रिशिएट करने के लिए आलमी इदारा सेहत जो उन्होंने कहा है कि पोलियो के ख़त्मे के लिए पाकिस्तान जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन है। एक रिपोर्ट है, इस पर एक सेमिनार की रिपोर्ट है, आप देखकर वापस आए, फिर हम पोलियो पर बात करते हैं। इमसाल पाकिस्तान में पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ है। पोलियो के खिलाफ जंग में कामयाबी की बड़ी वजह अवाम में इस मरज के हवाले से शऊर उजागर करना बताया जाता है। आगाही मुहिम के इस तसलसल को जारी रखने के लिए आलमी इदारा सेहत की जानिब से सवात में सहाफ़ियों को एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। वर्कशॉप के जरिए उनके जो सवालात हैं, उनके जवाबात उनको दें ताकि उनके शकूक व शुबहात को हम दूर करें। और ये जो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उनकी जो रिपोर्ट्स हैं और ख़बरें हैं उसमें मतलब पॉजिटिव ख़बरें आएँ ताकि लोगों माशरे में भी जो है पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से एक अच्छी पैगाम आगे जाए। इस तरबियती वर्कशॉप में सहाफ़ियों को बताया गया कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसको ख़त्म करने के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। हमें हेल्थ रिपोर्टिंग के हवाले बहुत मुफीद मालूमात मिली कि हमने हेल्थ रिपोर्टिंग कैसी करनी है, अपनी सोसाइटी को नेगेटिविटी से कैसे निकालना है, या उनमें अवेयरनेस कैसी लानी है। जैसे पोलियो कैंपेन है तो हमने सोसाइटी में पोलियो कैंपेन के हवाले अवेयरनेस कैसी लानी है, तो ये सब चीज़ें हमें इस वर्कशॉप में यहाँ पे सीखने को मिली। इस मौका पर मुंतज़मीन का कहना था कि पोलियो से बचाव के वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है और ये बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम भी पोलियो से पाक पाकिस्तान बनाने में अपना अदा करें। कैमरा टीम के साथ समद अंजुम, पब्लिक न्यूज़, सवात। अच्छा हरमीत, वर्कशॉप इस लिहाज से बहुत अहम थी कि अगर टीवी स्क्रीन की बात करें, आपकी और मेरी बात करें, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम भी अवेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो फील्ड में रहने वाले हेल्थ रिपोर्टर्स हैं उनको इस हवाले से ज़्यादा आगाही देना और ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है, तो क्योंकि वो फील्ड में जाते हैं, उनका लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। सोहा, अगर हम देखें अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया को अगर हम देखें, अब वहाँ पे पोलियो के मामला क्लियर हो चुके हैं, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हैं या दीगर गैर मुस्लिम ममालिक हैं, वो पहले से क्लियर हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है एजुकेशन। आप अपने बजट को देखें, आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ एजुकेशन के लिए, यानी जाहिल रखने के लिए हमारी कौम को कितना बजट, यानी आपने अगर इस आज हम देखते हैं कि अगर आपने उसको तालीम से रोशनास कराना है, आपने उसको अंधेरे और जाहिलियत से निकालना है, तो आप उसके लिए ज़्यादा बजट
बजट जो है आप उसके लिए एजुकेशन के लिए रखें, लेकिन यहाँ पे नहीं, हमने आवाम को ऐसे ही रखना है। और यही प्रॉब्लम है कि एक मिथ जो है, गलत कॉन्सेप्ट जो लोगों के जहनों में सोशल मीडिया के थ्रू या वैसे मोहल्ले के आसपास लोगों की जानिब से जिस किस्म की चीज़ें फैलाई जाती हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे मुल्क में फिर हमारे मर्द हजरात को ये है कि शायद पोलियो की वजह से जो है मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। लेकिन आबादी के लिहाज से आप देखें, छठा मुल्क हमारा बन चुका है, मुसलसल पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। सो ये जो चीज़ हैं, इनसे अगर हम दूर हटेंगे और हम क्लियर, जिस तरह पूरी दुनिया में आप सऊदी अरब के लिए हज के लिए जाते हैं, आपको पोलियो का सर्टिफिकेट थमाना लाजिम है भाई, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली एक तो मैं समझता हूं कि अगर ये सूरत हाल रही और इसी तरह हम अनअवेयर रहे, तो जिस तरह बाहर दुनिया में हम जाते हैं काम करने के लिए, फिर या तो सर्टिफिकेट थमाना होगा या हम पे पाबंदियां लग जाएंगी कि भैया जब तक ये मुल्क क्लियर नहीं होता पोलियो से। और जितने भी केसेस आए, माजरत के साथ मैं यही कहूंगा कि वो पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया में 2-3 केसेस जो है ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में, वो भी पाकिस्तानी बाशिंदे। आखिरी बात ये करना चाहेंगे होगा हुकूमत को भी, डॉक्टर्स को भी और दीगर लोगों को भी। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आम आवाम की आती है कि अगर महकमा एजाज इस हवाले से कैंपेन चलाते हैं तो आपने कोऑपरेट करना है। अफगानिस्तान समेत सऊदी अरब वो ममालिक हैं जो कि अब जीरो पोलियो पर चल रहे हैं, कोई एक केस भी नहीं वहाँ पर मौजूद, तो हमें भी इस पर ख्याल करना चाहिए। हमें भी जीरो बनाने के लिए या पोलियो फ्री बनाने के लिए इस मुल्क को अपना किरदार अदा करना होगा। इसी नोट के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ईद की तैयारी करें, ईद की तैयारी के दौरान भी और ईद वाले दिन भी उन लोगों का ख्याल ज़रूर रखिएगा जो कि आपके मुंतज़िर हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हाफ़िज़।